दोस्तों, मुंबई का अंडरवर्ल्ड एक ऐसी दुनिया जहां पैसा, पावर और खून के खेल में हर पल जिंदगी और मौत का फैसला होता है। और इस दुनिया के दो सबसे बड़े नाम दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन। दाऊद का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन और कभी उसका सबसे वफादार आदमी कौन था? ये है छोटा राजन, मुंबई के अंडरवर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा गैंगस्टर, जिसने दाऊद के साथ मिलकर इस शहर को अपने कब्जे में लिया और फिर खुद उसी के खिलाफ हो गया। आज हम आपको बताने वाले हैं छोटा राजन की पूरी कहानी, एक साइकिल चोरी करने वाले लड़के से लेकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनने तक का सफर। छोटा राजन का असल नाम था राजेंद्र सदाशिव निकालचे और उसका जन्म 1959 में महाराष्ट्र के चेंबूर इलाके में एक गरीब मराठी परिवार में हुआ। चेंबूर जो उस वक्त मुंबई का एक ऐसा इलाका था जहां गरीबी और छोटी मोटी चोरियां आम थी, जो राजन के लिए क्राइम की दुनिया में पहला कदम बन गया। उसका बचपन आम बच्चों से अलग था, क्योंकि वो क्राइम और गुंडागर्दी की तरफ बचपन में ही आकर्षित हो गया। स्कूल के दिनों में उसने स्कूल छोड़ दिया और छोटी चोरी और लड़ाई झगड़े में पड़ गया। राजन ने अपने जिंदगी के शुरुआती दिनों में साइकिल चोरी करना और सिनेमा हॉल्स के बाहर ब्लैक टिकट्स बेचना शुरू किया। उन दिनों चेंबूर और उसके आसपास के इलाकों में टिकट ब्लैक करना एक कॉमन काम था और राजन ने यही अपना पहला बिजनेस बना लिया। ये क्राइम का पहला कदम था, जिससे उसके अंदर का गैंगस्टर डेवलप होने लगा। ये काम छोटा था, लेकिन इसी ने उसे चेंबूर के लोकल गुंडों के साथ मिला दिया। क्राइम की दुनिया में उसके फर्स्ट एक्सपीरियंसेस ने उसे क्विकली सिखाया और जल्दी ही वो लोकल गैंगस्टर्स के साथ मिल गया। ये वो समय था जब मुंबई का अंडरवर्ल्ड अभी ऑर्गेनाइज नहीं था, लेकिन लोकल गैंग्स अपनी टेरिटरी को कंट्रोल करने लगे थे। छोटा राजन का नाम तभी से चोटी मार नाम के लिए मशहूर होने लगा। 1970 के दशक के आखिरी दिनों में राजन ने अपनी पहचान सिर्फ एक पेटी थीफ के रूप में नहीं, बल्कि एक डेयर डेविल के रूप में बनानी शुरू की। एक अहम घटना 1979 में घटी, जब मुंबई पुलिस ने सिनेमा हॉल्स के बाहर ब्लैक टिकट्स बेचने वालों पर छापा मारा। उस रेड में पुलिस ने राजन को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राजन ने पुलिस से पंगा ले लिया। एक पुलिस ऑफिसर का डंडा छीनकर उसने ऑफिसर को मार दिया, जो कि उस जमाने में एक बड़ी बात थी। इसने राजन के नाम को लोकल लेवल पर और बढ़ावा दिया और पुलिस के साथ उसका ये कॉन्फ्लिक्ट उसकी डेयरिंग इमेज का एक सिंबल बन गया। इसी वक्त राजन की मुलाकात हुई मुंबई के एक बड़े गैंगस्टर राजन नायर से, जिसे लोग बड़ा राजन के नाम से जानते थे। बड़ा राजन ने छोटा राजन की हिम्मत और डेयरिंग नेचर को देखकर उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया। ये एक नया मोड़ था छोटा राजन की जिंदगी में, क्योंकि बड़ा राजन के साथ काम करके उसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बारे में सब कुछ सीखा। बड़ा राजन का एक छोटा साथी बनकर छोटा राजन ने धीरे धीरे अपना नाम मुंबई के अलग अलग इलाकों में बनाया। बड़ा राजन के गाइडेंस में उसने अंडरवर्ल्ड के रूल्स, हफ्ता वसूली और दूसरे इलीगल एक्टिविटीज को क्लोजली देखा और सीखा। ये वो फेज था जिसमें छोटा राजन एक पेटी क्रिमिनल से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लीडर बनने लगा था। बड़ा राजन के नीचे काम करते हुए छोटा राजन ने सीखा कि अंडरवर्ल्ड में सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी और अलायंसेस भी जरूरी होते हैं। 1980 के दशक के बीच तक छोटा राजन का नाम अंडरवर्ल्ड में मशहूर होने लगा था, लेकिन सब कुछ बदल गया 1983 में, जब छोटा राजन के मेंटोर बड़ा राजन का कत्ल कर दिया गया। अब्दुल कुंजू, जो कि एक राइवल गैंगस्टर था, उसने बड़ा राजन को मारकर उसके गैंग को वीक करने की कोशिश की। बड़ा राजन का कत्ल छोटा राजन के लिए एक सबसे बड़ा धक्का था, लेकिन इसी इंसिडेंट ने छोटा राजन को और भी डेंजरस बना दिया। बड़ा राजन के मरने के बाद छोटा राजन ने अपने मेंटोर का बदला लेने के लिए प्लान बनाया और अपनी गैंग का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। 1984 में अब्दुल कुंजू को मारकर छोटा राजन ने अपने गुरु का बदला लिया। ये एक अहम मोड़ था, क्योंकि ये सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि ये राजन के उदय की शुरुआत थी। बड़ा राजन के नाम से छोटा राजन अब खुद एक फुल फ्लेज्ड गैंगस्टर बन गया था, जिसके पास अपनी खुद की पहचान थी और अपनी गैंग का कंट्रोल था। अब छोटा राजन को सिर्फ एक पेटी क्रिमिनल या किसी और के अंडर काम करने वाला नहीं समझा जाता था। वो अब खुद अपना गैंग चलाने लगा था और मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना शुरू कर दिया था। 1980 के अंत तक छोटा राजन ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लिया था, लेकिन असली गेम तब शुरू हुआ जब उसकी मुलाकात हुई दाऊद इब्राहिम से। दाऊद, जो उस वक्त मुंबई के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। दाऊद ने छोटा राजन के पोटेंशियल को पहचाना और उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया। दाऊद और राजन का पार्टनरशिप मुंबई के अंडरवर्ल्ड को इंटरनेशनल स्मगलिंग और रैकेटरिंग तक ले गया। दोनों ने मिलकर डी कंपनी का स्ट्रक्चर बनाया, जो कि मुंबई का सबसे
बड़ा माफिया सिंडिकेट बन गया। डी कंपनी के अंदर हर गैंगस्टर को एक स्पेसिफिक रोल दिया गया था और छोटा राजन ने इंटरनेशनल लेवल पर काफी इलीगल ऑपरेशंस को लीड किया। इस दोस्ती ने राजन को और भी पावरफुल बना दिया और दाऊद के साथ मिलकर उसने हफ्ता वसूली, स्मगलिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स में अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली। राजन और दाऊद की पार्टनरशिप ने सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि गल्फ कंट्रीज तक डी कंपनी के नेटवर्क को फैला दिया। डी कंपनी का एक्सपेंशन और इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल लेवल पर तेजी से बढ़ने लगा और छोटा राजन ने अपने रोल को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हुए अपने दुश्मनों को खत्म करना शुरू कर दिया। दोस्तों, डी कंपनी की सक्सेस के साथ ही दाऊद और राजन के बीच एक नफरत भी पलने लगी थी। दाऊद के छोटे भाई शकील को राजन का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस पसंद नहीं आया। उसने दाऊद के कान भरने शुरू कर दिए कि छोटा राजन सिर्फ अपना फायदा देख रहा है और डी कंपनी के लिए लॉयल नहीं है। 1992 में एक बड़ी घटना घटी जो दाऊद और राजन के बीच फासला बना गई। जे हॉस्पिटल में एक बड़ी फायरिंग हुई थी जिसमें दाऊद के ऑर्डर्स पर अटैक प्लान किया गया था, लेकिन छोटा राजन ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। दाऊद ने इस इंसिडेंट को राजन के लॉयल्टी के खिलाफ समझा और उसके मन में शक पैदा हो गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका राजन को तब लगा जब 1993 के मुंबई ब्लास्ट के प्लान में दाऊद ने उसे इन्वॉल्व नहीं किया। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद जो हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला चैप्टर बन गया, राजन और दाऊद के रास्ते अलग हो गए। मुंबई ब्लास्ट के पीछे दाऊद का हाथ था, लेकिन इस घटना में छोटा राजन को शामिल नहीं किया गया। इस बात ने राजन के मन में गहरा असर डाला। उसके लिए दाऊद से दूर हो जाना एक जरूरत बन गया, क्योंकि ब्लास्ट के बाद दाऊद ने अपना एजेंडा बदल दिया था और राजन को भी शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। ये दोस्ती जो पहले अंडरवर्ल्ड की सबसे मजबूत पार्टनरशिप थी, अब एक दुश्मनी में तब्दील हो रही थी। दाऊद ने राजन पर अपने भाई शकील का विश्वास करना शुरू किया और राजन को अपने गैंग से अलग कर दिया। इसके बाद राजन ने अपनी अलग गैंग बनाने का फैसला किया और दाऊद के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। ये जंग सिर्फ मुंबई के अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक पर्सनल दुश्मनी बन गई जिसमें दोनों गैंगस्टर्स ने एक दूसरे के खिलाफ खून का खेल खेला। मुंबई के स्ट्रीट्स बैटलफील्ड बन गए। राजन और दाऊद के बीच तलवार खिंच चुकी थी और हर तरफ खून खराबा होने लगा। दाऊद के लिए अब राजन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था और छोटा राजन के लिए दाऊद के खिलाफ लड़ना उसका मकसद बन गया था। राजन के लोगों को एक एक करके खत्म करने के लिए दाऊद ने शकील को अपनी गैंग की जिम्मेदारी दी। इसी दुश्मनी ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पूरा लैंडस्केप बदल दिया और इसके असर आज भी महसूस किए जाते हैं। छोटा राजन ने 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद का साथ छोड़ दिया, लेकिन दाऊद का दुश्मन बन के रहना एक आसान काम नहीं था। दाऊद, जो अपने नेटवर्क को इंटरनेशनल लेवल पर फैला चुका था, राजन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इस दुश्मनी के दौरान छोटा राजन ने अपना नया बेस बैंकॉक में बनाया। बैंकॉक एक ऐसा शहर जो दाऊद के इन्फ्लुएंस से थोड़ा दूर था। राजन के लिए एक अच्छा छुपा घर बन गया, लेकिन ये पीस लंबा नहीं चला। 2000 में दाऊद के छोटे भाई शकील ने एक प्लान बनाया और बैंकॉक में राजन के घर पर एक अटैक करवाया। यह अटैक इतना जबरदस्त था कि राजन के सबसे वफादार आदमी का मर्डर हो गया। दाऊद का ये प्लान था कि एक ही बार में राजन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन छोटा राजन इस अटैक में बच गया। इस अटैक के बाद राजन को बैंकॉक के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, लेकिन राजन, जो हमेशा से चालाक और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाला आदमी था, वहां से भागने का प्लान बनाने लगा। राजन का हॉस्पिटल से भागना एक बड़ी मिस्ट्री बन गया। काफी सालों तक ये समझना मुश्किल रहा कि वो हॉस्पिटल से कैसे निकल गया और किस तरह अपने आप को दाऊद के क्लचेस से बचा पाया। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का करिश्मा था जिन्होंने राजन की मदद की। राजन को इंटरनेशनल मीडिया में भी एक बड़ा इशू बनाया गया, लेकिन वो अपने नए आइडेंटिटी के साथ फिर से गायब हो गया। बैंकॉक अटैक के बाद राजन और भी छुपने लगा, लेकिन उसकी दुश्मनी और दाऊद के खिलाफ जंग अब भी जिंदा थी। 2000 के दशक में छोटा राजन दुनिया के कई देशों में अपना छुपाना ढूंढता रहा। बैंकॉक के अटैक के बाद राजन अपने जीवन के लिए और भी ज्यादा चिंतित हो गया था। उसने दाऊद के बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसका हर एक दिन नए खतरे के साथ गुजर रहा था। इस दौरान कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी सामने आए कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज राजन की मदद कर रही थी दाऊद के खिलाफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटा राजन एक एसेट के रूप में काम कर रहा था जो दाऊद के नेटवर्क के बारे में वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन 2015 में राजन की तकदीर एक बार फिर पलटी।
इंडोनेशिया के बाली में एक सीक्रेट मिशन के दौरान उसे अरेस्ट कर लिया गया। इंडोनेशिया की पुलिस ने उसे पकड़ा और वापस भारत भेजने का फैसला किया। बाली के एयरपोर्ट पर राजन को इंडियन अथॉरिटीज के हवाले किया गया और उसे सीधा दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया। तिहाड़ जेल का सेल नंबर 2 अब राजन का घर बन गया। आज भी छोटा राजन तिहाड़ जेल में दाऊद के अटैक के डर के साथ जीता है। तिहाड़ जेल में उसकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि दाऊद के नेटवर्क के लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। दाऊद के लिए राजन अब भी एक सबसे बड़ा खतरा है और राजन के लिए जेल में जीना एक कांस्टेंट बैटल बन गया है। लेकिन अब राजन का जीवन जेल की दीवारों के पीछे सीमित हो चुका है। 2024 में छोटा राजन को जर्नलिस्ट ज्योतिर्मय डे के कत्ल के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। ये केस एक लंबे समय तक चला, लेकिन अंत में सबूत और गवाहियों के आधार पर राजन को दोषी करार दिया गया। ये फैसला एक अहम मोड़ था उसकी जिंदगी में, जो पहले ही भाग दौड़ और दौलत के चक्कर में तबाह हो चुकी थी। डे का कत्ल एक नजर में सिर्फ एक और अपराध लगता था, लेकिन असली में ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड और मीडिया के बीच की जंग का प्रतीक बन गया। राजन को इस वक्त तिहाड़ जेल के स्पेशल सेल नंबर 2 में रखा गया है। इस सेल में उसे अलग रखा जाता है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। राजन के लिए कोर्ट हियरिंग्स भी ऑनलाइन होती हैं ताकि उसे जेल से बाहर न ले जाया जाए। कहीं ना कहीं ये सोच अब भी जिंदा है कि अगर राजन को दाऊद के आदमियों से दूर न रखा गया तो उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। दाऊद के साथ पुराने रिश्तों और दुश्मनी के बाद राजन को हमेशा से अपनी जान का डर रहता है और ये डर अब तक उसके साथ है। जो इंसान कभी मुंबई को डराता हुआ गैंगस्टर था, आज वो एक कैद में अपने अंत का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, छोटा राजन की कहानी एक मिसाल है कि दुनिया में पावर और पैसा कितना भी हो, जब इंसान गलत रास्ते पर चलता है तो उसका अंजाम हमेशा खराब होता है। राजन ने अपने सफर की शुरुआत एक आम इंसान के रूप में की थी, लेकिन पैसा और पावर के नशे ने उसे अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बना दिया। एक वक्त था जब राजन और दाऊद इब्राहिम साथ थे, एक दूसरे के हमराह मुंबई के गुंडागर्दी के राज को चला रहे थे। लेकिन जब उन दोनों के बीच दुश्मनी हुई तो राजन ने अपने ही गुरु के खिलाफ जंग छेड़ी। ये जंग सिर्फ अपराध की दुनिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके अपने जीवन का भी आखिरी मोड़ साबित हुई। आज छोटा राजन एक कैद का कैदी है जिसकी जिंदगी सिर्फ जेल की 4 दीवारों में सीमित होकर रह गई है। दाऊद अब तक दुनिया भर में छुपा घूम रहा है, लेकिन ये सच है कि उसकी भी जिंदगी खत्म होने की कगार पर है। इनकी कहानी सिर्फ गैंगस्टर्स की ही नहीं है, ये उन चॉइसेस की कहानी है जो इंसान अपनी जिंदगी में करता है। जब इंसान गलत रास्ते का चयन करता है तो एक ना एक दिन उसका अंजाम उसी रास्ते की तरह अंधेरा और तबाही होता है। राजन की कहानी हमें ये सिखाती है कि पैसा और पावर का असर कितना भी हो, सच्चाई और इंसाफ हमेशा जीतते हैं। इस छोटा राजन के उदय और पतन से आप क्या सीखते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।